अस्सलाम एवरीवन। ये जो लोग आए हुए हैं अपने नेम से ALE, ये काइंडली अपने ओरिजिनल नेम के साथ आए क्योंकि आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चंस 20 से। किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना हो तो पहले पूछ लें। एनी स्टूडेंट को क्वेश्चन करना चाहे? आज क्वेश्चन नंबर 20 से हम ऑनवर्ड स्टार्ट लेंगे। ओके, स्टार्ट ले रहा हूं। आप देख सकते हैं वर्ड की फाइल मैंने आपसे शेयर की हुई है। जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखें। XYZ company produces 200 articles of X per annum. Each article of X required 3.8 units of material Y. Sum of other data is given below. अच्छा, यहां से आपको D मिल जाएगा। D हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 200 इंटू 3.8 यानी 760 जो है वो मेरा D आ जाएगा। इसके बाद अब नीचे पूरी लिस्ट डाउन की हुई है, यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। अभी जो रिसेंट पेपर आ रहे हैं उसमें इसी स्टाइल में होता है कि आपको खुद सिलेक्ट करना है कि CA में क्या आएगा, CH में क्या आएगा और CO में क्या आएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके हवाले से कुछ चीजें बता दूं। जी, लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये पहले भी मैंने एक लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। CH और CO हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। CH जो है वो होल्डिंग कॉस्ट है पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। और CO जो है ये ऑर्डर कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर। और ये दोनों कॉस्ट जो है हमने ये अजम्पशन पढ़ी थी, बोथ द कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन ये याद रखिएगा, ये कांस्टेंट क्या चीज है? यहाँ पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट है और यहाँ पर ऑर्डर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर ज्यादा यूनिट होल्ड करेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, और अगर हम ज्यादा यूनिट मंगवाएंगे तो कॉस्ट डिक्रीज होगी, टोटल कॉस्ट डिक्रीज होगी। तो ये कॉस्ट आपकी चूंकि चेंज हो रही है विद द चेंज इन क्वांटिटी, यानी अगर मेरी क्वांटिटी चेंज होती है तो ऑब्वियसली मेरी टोटल CO जो है, टोटल CH ये भी चेंज हो जाएगी और टोटल CO ये भी चेंज हो जाएगी। जब ये वर्ड आप गौर से देखिए, जब मैंने लिखा कि ये दोनों टोटल कॉस्ट चेंज हो जाएंगी, जब जो कॉस्ट टोटल चेंज होती है वो वेरिएबल नेचर की होती है। ये इसका मतलब है कि मुझे EOQ की कैलकुलेशन में सिर्फ वो कॉस्ट लेनी है जो वेरिएबल नेचर की है। ऐसी कॉस्ट जो फिक्स नेचर की है, बेशक वो होल्डिंग से रिलेट करती हो, बेशक वो ऑर्डर से रिलेट करती हो, आप उसको नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वो हमें देता है वेयर हाउस रेंट। अब वेयर हाउस रेंट नो डाउट ये होल्डिंग कॉस्ट है, इट इज रिलेटेड टू होल्डिंग, ये होल्डिंग कॉस्ट है। लेकिन
इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में मुझे CH चाहिए, पर यूनिट कॉस्ट। और ये अब मुझे देखना ये है कि वेयर हाउस रेंट फिक्स्ड है या वेरिएबल। ये चूंकि फिक्स नेचर का है तो लिहाजा मैं इसको इंक्लूड नहीं करूंगा CH में, नॉट इंक्लूडेड इन CH। और अगर ये वेरिएबल नेचर की होगी, कोई भी कॉस्ट अगर वेरिएबल नेचर की हो तो आपने उसको कन्वर्ट करना है पर यूनिट में, अगर आप होल्डिंग कॉस्ट है कर रहे हैं, या आपने कन्वर्ट करना है पर ऑर्डर में, ये कुछ अगले क्वेश्चंस में हम करेंगे, और आपने इसको ऐड करना है फिर उसमें, इसको आप लोगे। इन शॉर्ट, फिक्स नेचर ऑफ कॉस्ट नहीं लेनी और वेरिएबल नेचर ऑफ कॉस्ट आप इसमें लोगे। ठीक है, इस चीज को माइंड में रखना है। और अब मैं क्वेश्चन की तरफ दोबारा आता हूं। क्वेश्चन में आप डिस्कस करते हैं कौन सी कॉस्ट कहां पर आएगी। जी, तो पहली कॉस्ट है हमारी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वाई, ये हमारी परचेज कॉस्ट है। ओके, इसको तो अभी हम नहीं लेंगे, CH और CO की डिस्कशन कर रहे हैं। अब वेयर हाउस मंथली रेंट, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो रेंट कॉस्ट है ये फिक्स नेचर ऑफ कॉस्ट है, और फिक्स नेचर ऑफ कॉस्ट हम नहीं लेंगे, तो इसको आप ना CH में लेंगे ना CO में लेंगे, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसी तरह नेक्स्ट कॉस्ट देखें, वेयर हाउस फ्यूमिगेशन ड्यूरिंग द ईयर। अगर आप फ्यूमिगेट करते हैं वेयर हाउस को तो ये नॉर्मली वन टाइम कॉस्ट होती है या टू टाइम कॉस्ट होती है, साल में एक या दो या तीन मरतबा आप फ्यूमिगेट करते हैं, सो इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज फिक्स नेचर ऑफ कॉस्ट, तो इसको भी आप नहीं लेंगे। सिंपली तीसरी कॉस्ट आती है वॉचमैन सैलरी पर मंथ, क्योंकि सैलरी फिक्स कॉस्ट है, इसको भी हम CO और CH में नहीं लेंगे। लेकिन इससे आगे आप देखें, पर ऑर्डर इंस्पेक्शन कॉस्ट, ये पहली कॉस्ट है जो मैंने लेनी है, ये कहां आएगी, CO में। ठीक है, जब ऑर्डर कॉस्ट लोगे, ये पर ऑर्डर में दी हुई है, आप ये पहली कॉस्ट है जो ऑर्डरिंग कॉस्ट में आप इसे लोगे। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज टू स्टोर डिपार्टमेंट, ऑलवेज रिमेंबर ये एब्जॉर्ब कॉस्ट है, एब्जॉर्ब कॉस्ट फिक्स कॉस्ट होती है, इसको नहीं लेना आपने। देन ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, अच्छा अब ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट जो है इसमें मेंशन नहीं किया हुआ कि इसमें फिक्स्ड है या वेरिएबल है। ऐसी कॉस्ट जो रिलेट करती हो CO से या रिलेट करती हो होल्डिंग कॉस्ट से और इसके साथ मेंशन ना हो तो हम इसको वेरिएबल ही ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो लिहाजा ये 7050 कॉस्ट जो है इसको भी आप ऐड करोगे। ये दूसरी कॉस्ट आ गई CO में, पहली कॉस्ट 10252, दूसरी कॉस्ट 7050। उसके बाद स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट पर एनम 125, ये पर एनम पर यूनिट है, ये आपकी CH आएगी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल कॉस्ट इन परसेंटेज, ये वर्किंग कैपिटल कॉस्ट जो है ये फाइनेंस कॉस्ट है और ये 16% है, और 16% मैं किसका लूंगा, परचेज कॉस्ट का, और परचेज कॉस्ट क्वेश्चन में दी हुई है 12,500, यानी 12,500 का जो 16% आएगा वो भी मेरी होल्डिंग कॉस्ट होगी। उसके बाद सैलरीज ऑफ ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट, अगेन सैलरी जो है वो हमारी फिक्स कॉस्ट है, इसको हम नहीं लेंगे। देन ब्रोकर कमीशन ऑन सप्लाई ऑफ वाई, ब्रोकर कमीशन जो है ये बिल्कुल लेंगे आप इसे। ठीक है, ब्रोकर कमीशन को आप ऐड करोगे और ये 0.5% है, ये परचेज जो हम गुड्स कर रहे हैं उस पर ब्रोकर को कमीशन पे कर रहे हैं, तो जितनी भी मेरी परचेज कॉस्ट है 12,500, इसका 0.5% जो है ये आप ऐड करोगे। ये कहां ऐड होगा, परचेज कॉस्ट में, यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट में। आप ऑर्डरिंग कॉस्ट में ये तीसरी कॉस्ट आई है, और चौथी और आखिरी कॉस्ट इसने लिखी है पर ऑर्डर लमसम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस ऑफ ब्रोकर ऑफ मटेरियल वाई, यानी ब्रोकर हमारे बिहाफ पर कुछ एक्सपेंसेस कर रहा है और ऑब्वियसली ये भी हमें पे करने हैं 22,048, ये कॉस्ट भी आपकी ऑर्डर कॉस्ट में इंक्लूड होगी। अब चार कॉस्ट आ गई ऑर्डर की और दो आ गई होल्डिंग की। ठीक है, तो पहली कैलकुलेशन तो आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए ये करनी है, जो मैंने आपको बताया, ये 8 मार्क्स का है क्वेश्चन। अब 8 मार्क्स क्यों दिए हुए हैं, डेफिनेटली इसलिए दिए हैं कि इसके अंदर कुछ चीजें हमें खुद कैलकुलेट करनी है, पहले डिसाइड करना है कि कौन सी हम लें और कौन सी नहीं लें। अब ये मैं इसी शीट की तरफ दोबारा आता हूं और क्वेश्चन नंबर 20, आई थिंक 20 है, यस क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें तीन चीजें पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से पहले। डी,
डी अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन में, 380 आपके 200 यूनिट्स हैं और उसकी जो रिक्वायरमेंट है 3.8 यूनिट्स पर मटेरियल वाई। याद रखिएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फिनिश गुड्स का नहीं हम निकालते, हम रॉ मटेरियल का कैलकुलेट करते हैं। तो 3.8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 760 आ गया, ये एनुअल डिमांड आ गई। अब मैंने कैलकुलेट करना है CO। जैसे हमने डिस्कशन की थी, इसमें 4 कॉस्ट आएंगी, जिसमें सबसे पहले इंस्पेक्शन कॉस्ट। इंस्पेक्शन कॉस्ट उसने क्लियरली दी है पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। और पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है आपके पास 10,252 10,252। इंस्पेक्शन कॉस्ट के बाद नेक्स्ट कॉस्ट जो हमारी आ रही थी वो ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी। जैसे मैंने बताया कि ये ऑर्डरिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट नहीं भी मेंशन तो इसको वेरिएबल ट्रीट करेंगे और पर ऑर्डर है ये भी, इसको हम पर ऑर्डर अज्यूम करेंगे। और ये है क्वेश्चन में 7050। अच्छा, इसके बाद थर्ड कॉस्ट हमने पढ़ी थी इसमें ब्रोकर कमीशन। अब ब्रोकर कमीशन जो है हमारी वो 0.5% है और 0.5% परचेज कॉस्ट का होगा। परचेज कर रहे हैं हम 12,500 में, इसका 0.5% आप लेंगे, इसका 0.5% बनेगा 62.50। तो चूंकि ये डेसिमल में आ रहा है तो मैं इसको 2 डेसिमल में कन्वर्ट कर देता हूं। और आखिरी कॉस्ट इसमें आएगी जो आपकी रीइंबर्स हो रही है, ब्रोकर ने जो पे किया अपनी पॉकेट से, इसको हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस कहेंगे। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में गिवन है वो 22,048 है। इन चारों को प्लस कर लेते हैं तो ये मेरे पास CO आ जाएगा। सर एक क्वेश्चन है सर। प्लीज सर ये पूछूं सर? जी बिल्कुल पूछें। सर ये आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो है वो कह रहे हैं लम सम है, यानी ये फिक्स्ड है, लेकिन चूंकि इस स्पेसिफिकली इस मटेरियल से रेलेवेंट है तो हम कह सकते हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट इस मटेरियल से रेलेवेंट होगी उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। जी एग्जैक्टली, आपकी जो एक ऑर्डर से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट है वो तो लेंगे ना, उसको हम नॉर्मली वेरिएबल फिक्स नहीं कहते ना ओवरऑल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। मतलब एक ऑर्डर मैंने दिया, उसमें मुझे आउट ऑफ पॉकेट चले फिक्स हमने कॉस्ट पे करनी है 22,048, राइट। लेकिन ये एक ऑर्डर की कॉस्ट है, राइट। अगर आप ये कहें कि पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है फिर वो फिक्स कॉस्ट होगी, इसको हम फिक्स ट्रीट नहीं करेंगे। ये एक ऑर्डर के हिसाब से जरूर फिक्स्ड है लेकिन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट से फिक्स नहीं है। मतलब अगला ऑर्डर दूंगा दोबारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस मुझे पे करने पड़ेंगे, राइट। तो सर ये तो वो सेम रेलेवेंट कॉस्ट वाला कांसेप्ट हो गया, फिर उसमें भी तो यही रेलिवेंट करते हैं। कॉस्ट में थोड़ा सा फर्क है। जब आगे जाएंगे रेलिवेंट कॉस्ट तो हम इंशाल्लाह उसको भी पढ़ लेंगे, तो आप फर्क उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे मुझे लगता है आपने कॉस्टिंग पढ़ी हुई है तो इस वजह से आप क्वेश्चन कर रहे हो ये वाला रेलिवेंट कॉस्ट वाला। तो रेलिवेंट आप यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, उसके ट्रीटमेंट ही और होता है। 39,412.50 जो है ये मेरी CO आ जाएगी। अब होल्डिंग कॉस्ट में आएंगे। होल्डिंग कॉस्ट के अंदर अभी हमने पढ़ा था पहली कॉस्ट जो आ रही है क्वेश्चन में वो है हमारी स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट, और ये क्लियरली दी हुई है पर यूनिट पर एनम 125। ठीक है जी, इसको हम लिखेंगे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये गिवन ही पर यूनिट में और ये है 125, इसको भी 2 डेसिमल तक रख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था वर्किंग कैपिटल कॉस्ट, जिसको हम फाइनेंस कॉस्ट भी कहते हैं। इसके डिफरेंट नेम है डिफरेंट क्वेश्चन में, क्योंकि जो आप इन्वेंट्री रखते हो वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा होती है, इसलिए हम इसको वर्किंग कैपिटल कॉस्ट भी कहते हैं। तो फाइनेंस कॉस्ट मेरी बनेगी 16%, तो 12,500 का मैं 16% लूंगा।
अब इसका 16% लिया तो विच इज इक्वल टू 2000। अब मेरे पास टोटल अमाउंट आ गई 2125। जब ये तीनों चीजें कैलकुलेट हो गई, अब मैं पहली रिक्वायरमेंट में आता हूं, रिक्वायरमेंट नंबर 1, और अब हम कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था 2 इंटू सीओ। सीओ है मेरे पास 39,412.50 इंटू डी 760 होल डिवाइडेड बाय CH 2125, और इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करें जी कैलकुलेटर पे। 168 यूनिट्स जो है वो मेरी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई। ये पहली रिक्वायरमेंट है, और जितना हिस्सा मैंने सॉल्व किया है वो 8 मार्क्स का है। अच्छा, अब आप कहेंगे ये 8 मार्क्स बड़े ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ये तो कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा कि 2 टेक्निक्स एग्जामिनर यूज करता है। एक क्वेश्चन वो होता है जिसके मार्क्स लेंथी होने की वजह से होते हैं, जैसे बजटिंग है। एक क्वेश्चन होता है जिसके मार्क्स बेस करते हैं उसके टेक्निकल होने की वजह से। अब इसमें टेक्निकल पॉइंट क्या था कि हमें खुद सीओ और सीएच कैलकुलेट करना था, तो यहाँ पर चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होते हैं, इसलिए मार्क्स ज्यादा डेजिग्नेट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट अगर आप देखें क्वेश्चन में, तो वो बड़ी क्लियर है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम ऑन द बेसिस ऑफ ईओक्यू। राइट, अब इसमें आपने नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। वेरी सिंपल, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे, डी ओवर क्यू, और डिमांड हमारी पूरे साल की है 760, और आप एक टाइम में यूनिट मंगवा रहे हैं 168। तो नंबर ऑफ ऑर्डर जो है ये कैलकुलेट कीजिएगा, 5, यानी बेसिकली ये बनते हैं 4 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम राउंडिंग में 5 ऑर्डर्स कर सकते हैं। 4.52 है, 4.5 आ रहा है ना, तो इसको 5 कर सकेंगे आप। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन में जब हम कॉस्ट निकालेंगे तो 4.5 से ही कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब थर्ड है, वेरीफाई योर आंसर इन बी बाय कैलकुलेटिंग द टोटल ऑर्डरिंग प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम अज्यूमिंग हायर नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन बी और लोअर नंबर ऑफ ऑर्डर इन बी। ये याद होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी जिसमें ये कहा था कि प्रूफ करें कि यहाँ पर कॉस्ट मिनिमम होगी। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने इसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर कॉस्ट निकालनी है। ये अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, ये आप इजीली निकाल लोगे, यानी टोटल सीओ यानी एनुअल, टोटल यानी मीन एनुअल सीओ, और सीएच कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस सीओ प्लस एनुअल सीएच। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि आपका आंसर चूंकि 168 आया, एक मैं क्वांटिटी लूंगा, जो सी मर्जी क्वांटिटी ले लें जो इससे लो हो। पहले रिक्वायरमेंट में उसने कहा हाई हो, तो ठीक है आप हाई ले लें, सपोज आप 250 यूनिट लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने लिखा है 250, आप 200 से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 168 से ज्यादा होनी चाहिए, और एक इससे कम होनी चाहिए। लाइक 100 यूनिट अगर मैं एक टाइम में बाई करूं तो कॉस्ट क्या होगी, और आप देखेंगे कि यहां पर हमारी कॉस्ट मिनिमम होगी। ठीक है जी, यहाँ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है वो हमारी मिनिमम कंसीडर होगी। ठीक है जी, ये एक छोटा सा क्वेश्चन था 20। इसके अलावा अब आप मुझे बताएं कि अगला क्वेश्चन जो आपने कुछ किए हैं 21 में कोई मसला है? सर 21 का पार्ट बी और सी जरा एक बार पढ़ के समझा दें। पार्ट बी और सी, ठीक है। अगर आपने सॉल्व किया हो तो प्लीज मुझे पार्ट ए का ना आंसर बताइएगा, मैं अगली शीट ले रहा हूँ। एक मिनट सर, मैं रजिस्टर से देख के बताता हूँ। जी जी देख। जी, क्वेश्चन नंबर 21, मीनवाइल मैं बी पार्ट लेता हूं इसका। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्वेश्चन को एक दफा रीड कर लेते हैं, मैं शेयर कर दूंगा आपसे, आपके पास ऐसे होगा तो सही।
जी 21 में वो कहता है Omega Limited is a manufacturer producing various items. One of its main product has a constantly monthly demand of 20,000. ये याद रखेगा, ये मंथली डिमांड है, यानी इसका मतलब इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डी के लिए. The production of this product required 2 kg of chemical A, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. In simple words, D आएगा मेरा 20,000 into 12 into 2. The cost of chemical is ₹5 per kg. Supplier of the chemical takes 6 days to deliver the same from the date of order. ये आपका लीड टाइम है, और ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 12 एंड होल्डिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम. राइट, इसमें पहली रिक्वायरमेंट तो आपने कैलकुलेट की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, और दूसरी नंबर ऑफ ऑर्डर, और थर्ड टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग द केमिकल ए फॉर द ईयर. ओके, बी में देखते हैं. अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सेफ्टी स्टॉक. अब हम अज्यूम करते हैं कि किसी किस्म का कोई सेफ्टी स्टॉक नहीं है, एंड द प्रेजेंट लेवल इज 4000 kg, यानी इस वक्त हमारे पास 4000 kg जो स्टॉक है वो मौजूद है, 4000 kg. अच्छा, उसके बाद अज्यूमिंग फर्दर वो लिखते हैं व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर बी प्लेस. मुझे अगला ऑर्डर कब प्लेस करना है, राइट. इसके लिए सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना पड़ेगा. रीऑर्डर लेवल, क्योंकि वो ये पूछ रहा है अगला ऑर्डर कब प्लेस करना पड़ेगा, तो अगला ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे पहले रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है. ए पार्ट की मुझे शायद यहां जरूरत ना पड़े, तो मैं ये शेयर कर रहा हूं आपके साथ स्क्रीन, और इसको सॉल्व करते हैं. जी, क्वेश्चन नंबर 21. इसमें सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे रीऑर्डर लेवल. सर ईओक्यू और वो इन्वेंटरी कॉस्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं. नहीं, जहां जरूरत होगी मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है जी. अभी यहाँ पर जरूरत नहीं, क्योंकि वो ये क्वेश्चन ये कर रहा था कि आपको कितनी इस वक्त कब ऑर्डर प्लेस करना है आपको, ठीक है. तो मुझे ये देखना है, देखो मैं यहाँ आपको समझाता हूँ, ये जरा देखिएगा इस पॉइंट को, इस रिक्वायरमेंट को. देखिए, हमने एक रीऑर्डर लेवल होता है हमारे पास, मुझे नहीं मालूम वो क्या है, लेकिन इस वक्त वो बता रहा है कि मेरे पास 4000 kg स्टॉक में मौजूद है, ठीक है. अब मुझे रीऑर्डर लेवल पहले कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कब मुझे ऑर्डर प्लेस करना है. देखिए, दो सिचुएशन हो सकती हैं. नंबर 1, मेरे पास स्टॉक कॉस्ट 5000 है, रीऑर्डर मेरा 5000 है. अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, अभी मैं समझा रहा हूं एक पॉइंट. रीऑर्डर 5000 है और मेरे पास स्टॉक कितना है 4000. तो मुझे क्या करना चाहिए, इसका मतलब मैं तो लेट हो चुका हूं, मुझे फौरन ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए. लेकिन अगर मेरे पास स्टॉक कम है, रीऑर्डर लेवल कम है, 3000 kg है रीऑर्डर, और इस वक्त मेरे पास 4000 है, तो इसका मतलब अभी 1000 यूनिट के बाद मुझे नया ऑर्डर प्लेस करना है. ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए सबसे पहले मुझे कैलकुलेट क्या करना है, रीऑर्डर लेवल. अब रीऑर्डर लेवल निकालते हैं. इसमें हमने क्या पढ़ा था जी, फॉर्मूला एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम. एवरेज लीड टाइम. अच्छा, अब एवरेज यूजेज कैसे आएगी. अब डी मुझे चाहिए ना, पूरे साल में कितना कैलकुलेट करना है, वो भी मैंने आपके सामने बोला था कि 24,000 हमने क्वेश्चन में पढ़ा था यूनिट बनाने, 20,000 यूनिट बनाने पर मंथ, और इनटू 12 पूरे साल में कन्वर्ट किया, और एक यूनिट को बनाने के लिए 2 kg जो है वो मुझे मटेरियल चाहिए केमिकल ए का. तो इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये बन जाएगा 480,000. ये पूरे साल में मुझे मटेरियल चाहिए. कैसे लेंगे, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, अगर मेंशन नहीं है तो 365 पे कैलकुलेशन कर लें, 360 पे कैलकुलेशन कर लें. कॉस्टिंग में हम मोस्टली 360 पे कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर आप 365 पे भी करेंगे तो गलत नहीं है, ठीक है. मैंने खुद इसको 360 पे कैलकुलेट किया. इनटू एवरेज लीड टाइम आप देखो तो क्वेश्चन में गिवन है 6 डेज. अब इसको सॉल्व कर लें, क्या आंसर आता है सर? 8000. 8000, यानी इट मींस मुझे ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए, जब मेरे पास स्टॉक 8000 kg रहेगा, यानी मौजूद होगा, उसी वक्त मुझे न्यू ऑर्डर प्लेस करना चाहिए. और इस वक्त सिचुएशन क्या है कि मेरे पास सिर्फ 4000 kg है, और हमने ऑर्डर, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं लिखूंगा कंपनी
Yeah, the order should be placed immediately. Should be placed immediately. और रीजन भी बताएंगे क्यों? Because करंट लेवल, स्टॉक लेवल, जो करंट स्टॉक लेवल है, और करंट स्टॉक लेवल उसने क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, मैं ब्रैकेट में लिखूंगा 4000 kg इज लेस देन या इज बिलो द रीऑर्डर लेवल of 8000 kg. ठीक है जी, ये इसकी बी रिक्वायरमेंट थी, क्वेश्चन की बी रिक्वायरमेंट। और बताइएगा जी, 21 ओके है, 22 इसको छोड़ देंगे सी सर, सी। ठीक है, इसका 21 का सी सर। सी का सी भी कर लेते हैं, ओके। सी में सर सिर्फ ये बता दें कि सिंपली जो 4 जी सर, ये सिर्फ 4000 पे हमने अलग से निकाल के, यानी 4000 को 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो होल्डिंग कॉस्ट पहले वाली होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कॉस्ट आ जाएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली यू आर राइट। यानी इसमें हम सिंपल ये करेंगे Q/2 जो पहले निकालते हैं हम, और प्लस सेफ्टी स्टॉक, इसको प्लस करके फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे CI से। ठीक है, अब आपने ये कहा जी कि हम जो पहले निकालते हैं, बिल्कुल ये पहले निकालते हैं, उसमें ये वाली मल्टीप्लाई करके हम ले आए, बिल्कुल सही है। तो हम इसको आसान कर देते हैं, Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, इसको कैलकुलेट करके ये क्वांटिटी आई और इसको CI से मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा जी, अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 23, इसमें कोई इशू? जी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्वेश्चन घर से करोगे नहीं ना तो मसाइल रहेंगे, घर पे किया करो ताकि हम अगली क्लास में इसको डिस्कस कर सकें। एक मिनट सर, एक मिनट, 23 पे है सर, सिर्फ पूछना है कि वो सही है गलत, क्योंकि सोल्यूशन नहीं है, पता नहीं अब ठीक किया गलत किया। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सर इसमें एक सेकंड, मैंने कैसे किया था सर, इसमें मैंने पहले ऐसे किया है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकाली है 500, इसका आ रहा था EOQ लेवल, EOQ से फार्मूले से इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ गई 500 यूनिट्स। तो पहले मैंने एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट 500 पे निकाली है, फिर 1000 पे निकाली है, और फिर 2000 पे निकाली है। उसमें से जो मिनिमम आ रही है वो 1000 वाली आ रही है। तो इसी तरह इसमें जी बिल्कुल ऐसे करना। सिर्फ मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या जो एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकाली है उसमें परचेज कॉस्ट ली है आपने? एक मिनट सर, मैं देखता हूँ, मुझे याद नहीं, 2-3 दिन पहले किया। अच्छा चले, मैं ये बता देता हूँ कि इसमें जो एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालेंगे ना, उसमें परचेज कॉस्ट भी इंक्लूड होगी। उसकी रीजन क्या है? डिस्काउंट्स आ रहे हैं ना। हाँ ठीक है, दैट्स गुड। तो इसमें जो आप एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट आप निकालेंगे, मैं यहाँ सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, एनुअल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालेंगे पहले Q इज इक्वल टू 500 पे, और फिर Q इज इक्वल टू 1000 है ना क्वेश्चन में, ठीक है, और उसके बाद Q इज इक्वल टू 2000, और इन तीनों कॉस्ट में आपने इंक्लूड करना है परचेज कॉस्ट भी, क्योंकि हम पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस कर चुके हैं कि हर उस में ऐड करूंगा जिसमें चेंज आती है। तो जिस क्वेश्चन में डिस्काउंट आएगा तो परचेज कॉस्ट मेरी चेंज होगी, तो यकीनन उसमें मुझे उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है जी, अब 23 में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं एक नजर। हाँ 24 मेरा ख्याल है आप लोगों को शायद प्रॉब्लम दी हो इसने, तो मैं ये 24 क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा हूँ। इसके लिए ऑब्वियसली मुझे पूरी टेबल बनानी है 24 के लिए। सर 24 के बाद सर 14 क्वेश्चन बता देंगे थोड़ा सा? जी मैं पहले 14 में आ जाता हूँ, ठीक है, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं ये निकाल लूँ क्वेश्चन मेरे सामने। क्वेश्चन नंबर 14, जेम एंटरप्राइजेस। जी जी पूछेगा इसमें कोई आपको खास प्रॉब्लम है तो मैं वो डिस्कस कर लूं या पूरा क्वेश्चन कर लूं? सर डेज वाला इशू है सर इसमें, जो अच्छा इसमें डेज वाला इशू, ओके फाइन। तो 14 में डेज को देख लेते हैं, मैं ये पढ़ रहा हूँ, आप जरा सामने रख लें तो ज्यादा बेहतर है अपना क्वेश्चन। जेम एंटरप्राइजेस currently produces a product that requires material J
Standard usage per unit of finished product require 4 kg of material J. Average usage per day is expected at 200 kg. ठीक है. Production shall be expected to continue for the whole year except Saturday and Sunday. Okay, एक information तो ये है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में पहली इंफॉर्मेशन तो ये है कि इसके अंदर सैटरडे और संडे इंक्लूड नहीं होगा. एक्सक्लूड हो गया, फाइन. उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे. उसके बाद वो लिख रहा है जी कि टोटल गैजेटेड हॉलीडेज आर एक्सपेक्टेड टू 25 इन द नेक्स्ट ईयर. इसका मतलब है कि गैजेटेड हॉलीडेज में भी काम नहीं होगा, ये भी आप लेस कर देंगे, ये भी आप डेज में नहीं लेंगे, हॉलीडेज निकाल दी. और मैनेजमेंट इंटेंड्स टू कीप अ प्रोविजन फॉर नॉन वर्क फॉर फर्दर 6 days. अब क्लियरली लिखा हुआ ना फर्दर, इसका मतलब ये भी लेस करेंगे. अब इसके देखें डेज में कैसे निकालता हूं. टोटल डेज पूरे साल में कितने होते हैं जी? 365. अब इसमें सैटरडे और संडे अगर मैं निकालूं तो 2 डेज एक वीक में, और पूरे साल में कितने वीक होते हैं? 52 इंटू 2, तो यानी 104 डेज ये हमारे निकल जाएंगे. उसके बाद गैजेटेड हॉलीडेज है हमारे पास 25, ये भी लेस कर देंगे, और फर्दर 6 डेज ये भी लेस कर देंगे जो प्रोविजन आप बना रहे हैं. अब आप देखें नंबर ऑफ डेज आपके कितने आएंगे? 135 और 230. ठीक है. 230. अब अगर मैं एनुअल डिमांड निकालना चाहूं तो आसानी से निकल आएगी, क्योंकि पर डे यूजेज उसने हमें 200 kg दी है, और पूरे साल में 230 डेज हमारा वर्क होगा, यानी 46,000 जो है वो हमारी कॉस्ट हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा केजी. इस तरह आप कैलकुलेट करोगे. ठीक है, मेरा ख्याल है इसमें इसके बाद तो इसमें कोई इशू नहीं है इस क्वेश्चन में. ठीक है सर, बस यही प्रॉब्लम. ओके फाइन. अब 24 क्वेश्चन, ये अगेन पास्ट पेपर का क्वेश्चन है. मैं इसको शेयर करता हूं पहले आपके साथ, फिर इसको डिस्कस करते हैं और फिर हम सॉल्व करेंगे. जी, तो 24 ये आपके सामने आ रहा है. टू वे इंजीनियरिंग लिमिटेड. Okay, Two-Way Engineering Limited has been experiencing stockouts of one of its important product RD11. Using the EOQ formula, the company places order of 1,250 units, whereas stock level reduces to 1,500. इसका मीनिंग ये लेंगे, जैसे स्टॉक लेवल 1,500 पे पहुंचता है, आप न्यू ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, और न्यू ऑर्डर जो रिप्लेनिश होता है वो 1,250 यूनिट्स का होता है. ठीक है जी. उसके बाद the records of the company show the following data relating to the usage of product RD11 during the lead time. अब मेरी यूजेज 1800 भी है. अब इसने आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्वेश्चन दे दिया, 1600 भी है, 1400 है, 1200 है और 1000 है. ठीक है. सो अब देखते हैं, द कंपनी सेल्स RD11 एट अ प्राइस ऑफ ₹500 पर यूनिट, ये उसकी परचेज प्राइस है. द एनुअल carrying cost of 1 unit is ₹30. इसकी होल्डिंग कॉस्ट नहीं, and company estimate the cost being stock out is ₹125 for each unit. ठीक है. एक यूनिट अगर मेरा स्टॉक आउट होगा तो उस पे कॉस्ट ₹125 आएगी. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आस्क्स यू एस्टैब्लिश अ ऑप्टिमल सेफ्टी स्टॉक फॉर दिस मटेरियल and also ascertain a probability of being out of stock on your proposed stock out level. ये 10 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन है. हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी ये डिस्कस किया था कि हमें 2 कॉस्ट यहाँ चाहिए. एक हमें कॉस्ट चाहिए स्टॉक आउट कॉस्ट और एक चाहिए होल्डिंग कॉस्ट. याद रखिएगा, जहां पर इन दोनों कॉस्ट का कॉम्बिनेशन मिनिमम होगा, दैट इज द बेस्ट सेफ्टी स्टॉक लेवल. ठीक है जी. अब इसी तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं. मैं इसको शेयर कर रहा हूं आपके साथ. एक और स्क्रीन, दोबारा उसी की तरफ आता हूं जी. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 जी. देखिए, इसमें सबसे पहला कॉलम मैं ये नीचे लाता हूं कि स्पेस ज्यादा चाहिए होगी. सेफ्टी स्टॉक. सेफ्टी स्टॉक लेवल मैं पहले स्टार्ट लूंगा इफ द सेफ्टी स्टॉक लेवल इज 0. ठीक है. मेरा सेफ्टी स्टॉक लेवल
0 है। तो मेरा स्टॉक आउट कितना हो सकता है, कहां कहां पर हो सकता है? स्टॉक आउट इन यूनिट्स पहले मैं कैलकुलेट करूंगा। क्वेश्चन के मुताबिक देखिएगा कि पहले उसने कहा जी अब मैं ये लूंगा कि अगर मैं सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता और 1800 यूजेज हो जाती है, 1800 यूजेज हो जाती है और मेरा रीऑर्डर लेवल कितना है 1500, इसका मतलब ये हुआ कि 300 का स्टॉक मेरा आउट हो सकता है, 300 यूनिट्स का, अगर मेरी यूजेज 1800 हो जाए। ठीक है, और मेरी यूजेज 1600 होगी माइनस 1500 रीऑर्डर लेवल है, तो 100 का स्टॉक आउट हो सकता है। यानी दो चांसेस हैं, 300 स्टॉक आउट भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके बाद यूजेज उसने 1400 दी हुई है और मेरे पास रीऑर्डर लेवल जो है वो 1500 है। इसका मतलब नो स्टॉक आउट, यहां स्टॉक आउट नहीं हो सकता। तो ये दो वैल्यूज आ गई। इसके बाद हमने पढ़ा था इन दो वैल्यूज की प्रोबेबिलिटीज भी मुझे चाहिए। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन में, यहां पर प्रोबेबिलिटी 4% दी हुई है उसने, यानी देयर इज ओनली 4% चांस कि ये स्टॉक आउट होगा। और इस क्वेश्चन में यहां पर दी हुई है 6%, ये 6% आ गई। ठीक है जी, अब स्टॉक आउट कॉस्ट निकालते हैं। स्टॉक आउट कॉस्ट, और स्टॉक आउट कॉस्ट कैसे निकलेगी वो क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, ये दी हुई है जी स्टॉक आउट 125। अब हम क्या करेंगे, ये एक कैलकुलेशन में शो कर रहा हूं, ये फर्स्ट वाली। देखिए यहां हम इस तरह करेंगे कि 300 स्टॉक आउट हो रहा है, एक यूनिट स्टॉक आउट होता है तो 125 कॉस्ट होती है, लेकिन प्रोबेबिलिटी सिर्फ मेरी 4% है, ओनली 4% प्रोबेबिलिटी है। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। सर 1500, 1500, इसका मतलब मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट 1500 होगी। इसी तरीके से अगली कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अब मैं यहीं से बोल रहा हूं, एक मैंने शो की हुई है 100 इंटू 125 इंटू 6%, तो कैलकुलेट कीजिएगा कितनी आई? 750, 750। 50, ओके फाइन, 750। अब इसको टोटल किया तो मेरी स्टॉक आउट कॉस्ट हो गई 2250, 2250। फाइन, अब इससे अगला कॉलम हमने पढ़ा था होल्डिंग कॉस्ट। अच्छा, अब होल्डिंग कॉस्ट किसकी निकलेगी? सेफ्टी स्टॉक की सिर्फ, और चूंकि सेफ्टी स्टॉक मेरा 0 है तो इसका मतलब कोई होल्डिंग कॉस्ट नहीं है। इसमें Q/2 वाली नहीं लेनी, क्योंकि मैंने आपको बताया था इससे अगली कॉस्ट लेनी है, पिछली नहीं लेनी। अब टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, यानी एनुअल कॉस्ट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टॉक आउट एंड होल्डिंग कॉस्ट। अगर इसको प्लस करें तो पहली कॉस्ट आ रही है मेरी 2250। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। मैं आता हूं जी, अगर मैं सेफ्टी स्टॉक 100 रख लूं, सेफ्टी स्टॉक 100, तो अब देखिए मेरे पास स्टॉक कितना हो गया, 1800 मेरी अगर यूजेज होती है तो 1500 तो मेरे पास रीऑर्डर में पड़ा हुआ है, लेकिन 100 मैंने सेफ्टी स्टॉक भी रखा है, तो ये 200 यूनिट मेरा स्टॉक आउट होगा। तो अब भी चांसेस 200 स्टॉक आउट के हो गए। और अगर यूजेज 1600 होती है माइनस 1500 माइनस 100, तो ये 0 बच जाता है। इसका मतलब स्टॉक आउट सिर्फ एक ही जगह पे हो सकता है, इफ द यूजेज इज 1800, और 1800 पे प्रोबेबिलिटी कितने परसेंट है, 4%। अब इसकी कैलकुलेशन करें, 200 इंटू 125, 1000, ये 1000 आ गई। अच्छा, अब हम होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। होल्डिंग कॉस्ट क्वेश्चन में हमें दी हुई है उसने ₹30, तो सिंपल आप 100 को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो आपका सेफ्टी स्टॉक लेवल है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा जी, 3000। इसका मतलब टोटल कॉस्ट हो गई 4000। अच्छा, अब इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में, ये आपने कंटिन्यू रखना है जब तक के स्टॉक आउट कॉस्ट 0 ना हो जाए। अब इसके बाद अगला स्टेप मेरा 200 स्टॉक आउट लेवल है। अगर मैं 200 स्टॉक आउट लेवल लेता हूं तो यकीनी बात है स्टॉक आउट फिर एक ही जगह पे होगा, इफ द यूजेज इज 1800। कैसे स्टॉक आउट होगा देखिएगा, 1500 में